हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित गर्ग और आप सभी का स्वागत है कैल्विन कॉमर्स में। तो इस वक्त हमारा चैप्टर चल रहा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। ऑलरेडी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं जो सिंपल क्वेश्चन से। आज हम बात करेंगे असर्शन एंड रीजन बेस्ड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। तो अगर किसी ने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने करवाए थे अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो ज़रूर देखिए, उसके बाद असर्शन रीजन पे आइए, बड़े आसान लगेंगे आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो आपके सामने दो स्टेटमेंट हैं, एक असर्शन और एक रीजन। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। इन सर्टेन केसेस द प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ये होता क्या है मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी जिसने वीडियो ना देखी हो पुरानी तो वो भी उसके लिए। जब नया पार्टनर आता है, जब फर्म के अंदर नया पार्टनर आता है तो वो क्या लेकर आता है? वो दो अमाउंट लेकर आता है, एक तो कैपिटल और एक प्रीमियम फॉर गुडविल। जब कोई नया पार्टनर आता है तो वो ये दो अमाउंट लेकर आता है। कहां लेकर आता है? फर्म के अंदर। कैपिटल लेकर आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता है। ठीक है जी। जब एक नया पार्टनर आएगा फर्म के अंदर, न्यू पार्टनर, अब ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट है, हम फिलहाल इसके ऊपर बात करें। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल का अमाउंट वो लेकर आया, इस अमाउंट का फर्म करती क्या है? ये अमाउंट पुराने पार्टनर को, लेट सपोज ये ओल्ड पार्टनर है, ये जो पैसा है ये इन लोगों के बीच में बंट जाता है। और कैसे बढ़ता है? सैक्रिफाइस रेशो की फॉर्म में। क्या होता है सैक्रिफाइस, उसके ऊपर भी दोबारा बात कर लेंगे, वैसे ही सारी डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूं। एक नया पार्टनर फर्म के अंदर आ रहा है, वो कह रहा है भाई मुझे भी पार्टनर बना लो, तो वो दो अमाउंट लेकर आएगा, एक कैपिटल का और एक प्रीमियम फॉर गुडविल का। और फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर में बांटा जाएगा सैक्रिफाइस रेशो में। जनरली ऐसा होता है। लेकिन अगर नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा, नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा डायरेक्टली इनके पास लेकर आ जाए, वो फर्म के पास लेकर ही ना जाए, तो क्या प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री हम करेंगे? बच्चों हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग की तो हम फर्म की बात करते हैं। हम अकाउंटिंग करते हैं फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर पैसा फर्म के अंदर आ ही नहीं रहा तो क्या हम प्रीमियम फॉर गुडविल की जनरल एंट्री पास करेंगे? हम तो नहीं करेंगे। एक अकाउंटेंट प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री तभी पास करेगा जब वो पैसा पहले फर्म के पास आएगा और फिर वो फर्म उस पैसे को सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अगर ऐसा होता है तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री करेंगे। लेकिन अगर ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा इस पार्टनर ने डायरेक्टली इस पार्टनर को दे दिया, इसे बोलते हैं प्राइवेटली, जिसमें हम फर्म को बीच में लेकर ही नहीं आए। अगर फर्म को हम बीच में लेकर ही नहीं आ रहे, ये पैसा ये आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांसफर कर रहे हैं प्राइवेटली, तो फिर हम प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास नहीं करेंगे। तो देखो क्वेश्चन ने क्या कहा, इन सर्टेन केस प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय द इनकमिंग पार्टनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हम प्रीमियम फॉर गुडविल की जो एंट्री है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। सही कह रहा है। और ऐसा कब होता है? जब प्राइवेटली काम हो। समटाइम द इनकमिंग पार्टनर पे हिज शेयर ऑफ गुडविल। बच्चों शेयर ऑफ गुडविल मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, ये प्रीमियम फॉर गुडविल ही है। पे हिज शेयर ऑफ गुडविल प्राइवेटली टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर आउटसाइड द बिजनेस। आउटसाइड द बिजनेस मतलब बिजनेस को वो बीच में लेकर नहीं आए, वो बिजनेस से बाहर की बाहर ही, आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट कहते हैं ना, यहां पे क्या हो रहा है? आउट ऑफ द बिजनेस सेटलमेंट। बिजनेस के बाहर पार्टनर ने आपस में सेटलमेंट कर ली। एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को, जितने भी सैक्रिफाइस था, उस पार्टनर को प्रीमियम फॉर गुडविल पकड़ा दिया। तो फिर अकाउंटेंट इसकी एंट्री क्यों पास करेगा? तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है, बोथ assertion and reason are true,
एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो आंसर तो बच्चों ए है। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से करते हैं असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। पहले आपको दोनों स्टेटमेंट समझनी है, कौन सी स्टेटमेंट सही है कौन सी गलत है, उसको समझिए तो बड़ा आसान हो जाएगा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी अंडर स्टेटेड। क्या मतलब है अंडर स्टेटेड का? कि मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर जो लायबिलिटी है वो कम दिखाई हुई है, कम दिखानी नहीं है। लेट सपोज मैंने बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी दिखाई हुई है 10,000 रुपए की, जबकि एक्चुअल में लायबिलिटी है 15,000 रुपए की। मैंने कितनी दिखाई हुई है? 10,000। एक्चुअल में लायबिलिटी कितनी है? एक्चुअल में लायबिलिटी है 15,000, लेकिन मैंने अपनी बुक्स में दिखा रखे 10,000। इसे बोलते हैं अंडर स्टेटेड। और अगर मैंने अपनी बुकों में ज़्यादा दिखाई होती तो इसे बोलते ओवर स्टेटेड। तो फिलहाल के लिए मैंने अपनी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी को थोड़ा कम करके दिखाया हुआ है। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू रीस्टोर द लायबिलिटी। अब मुझे अपनी लायबिलिटी को रीस्टोर करना है, मतलब सही वैल्यू पर लेकर आना है। मैं चाहता हूं मेरी बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी सही वैल्यू पर आए। 10,000 की दिखा रखी है, लेकिन मैं चाहता हूं वो 15,000 की हो जाए। बच्चों बैठे बैठे आप अपने सर के ऊपर लायबिलिटी बढ़ा रहे हो। चलिए फिर से इसके ऊपर बात करते हैं। अगर अचानक बैठे बैठे आपके पास असेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो ये आपका फायदा या नुकसान? ये हो गया जी आपका फायदा। बैठे बैठे अचानक आपकी असेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो ये हो गया लॉस। लायबिलिटी, अचानक बैठे बैठे लायबिलिटी कम हो जाए तो ये हो गया जी फायदा। और अचानक बैठे बैठे लायबिलिटी बढ़ जाए तो ये हो जाएगा लॉस। आप अभी तक अपनी बुकों में कह रहे थे मुझे 10,000 रुपये देना है, मुझे 10,000 देना है, 10,000 देना है। अचानक आप कहने लग गए नहीं मुझे 10 नहीं, मुझे तो 15,000 देना है। बताओ फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है? आपको क्या लग रहा है? 10,000 देना था, अचानक आपको पता लगा नहीं भाई 10,000 नहीं देना, मुझे तो 15,000 देना है, तो मेरा 5,000 का नुकसान हो रहा है। मुझे तो ऐसा ही फील होगा। तो अचानक आपके सर पर लायबिलिटी अगर बढ़ गई तो लायबिलिटी बढ़ गई तो ये आपके लॉस को रिप्रेजेंट करता है। और बच्चों लॉस का नेचर होता है डेबिट, और लॉस के नेचर अगर डेबिट है तो इससे आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अगर आपका लॉस है तो लॉस के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट होता है। और अगर प्रॉफिट होता तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता? क्रेडिट होता। इफ द अमाउंट ऑफ एनी लायबिलिटी अंडरस्टेटेड देन द रीवैल्यूएशन अकाउंट विल बी डेबिटेड। अब ऐसे में मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे अपने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा ताकि मेरी लायबिलिटी सही वैल्यू पर आ जाए, टू इट्स एक्चुअल वैल्यू। तो स्टेटमेंट बच्चों सही है। ऐसा हो सकता था यहाँ पे एक क्रेडिट बोल देता तो मैं स्टेटमेंट को फिर गलत कर देता। ठीक है, लॉस है तो लॉस के केस में लॉस का नेचर होता है डेबिट, और डेबिट के केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट होगा डेबिट। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज अ प्रॉफिट। गलत है बच्चों, इंक्रीज इन लायबिलिटी इज अ लॉस नॉट अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म। असर्शन ए इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। आंसर इज डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज नेसेसरी टू असर्टेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर ओल्ड पार्टनर व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। बच्चे जब भी नया पार्टनर आता है, जब भी फर्म के अंदर नया पार्टनर आएगा तो होगा क्या? लेट सपोज ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ए को मिल रहा है और कुछ हिस्सा बी को मिल रहा है। दो पार्टनर हैं मिस्टर ए एंड बी, और दोनों को अपना अपना थोड़ा थोड़ा शेयर मिल जाता है। अचानक एक नया पार्टनर आता है, वो कहता है भाई मुझे भी पार्टनर बना लो। तो क्या ये भी प्रॉफिट के अंदर कुछ हिस्सेदारी मांगेगा या नहीं मांगेगा? बिल्कुल मांगेगा। तो ये कहता है जी थोड़ा सा हिस्सा मुझे भी दे दो प्रॉफिट में। अब ये बताइए कि क्या ए का शेयर जो है पहले से थोड़ा कम नहीं हो गया, और बी का शेयर उसका भी कम हो गया? तो क्या इनके शेयर में जो प्रॉफिट में इनकी जो हिस्सेदारी थी क्या पहले से बदल गई?
क्या कुछ चेंज हो गई? बिल्कुल। तो क्या आप नहीं पता करना चाहते कि अब आगे से ए को प्रॉफिट में क्या हिस्सा मिलेगा, बी को आगे से क्या हिस्सा मिलेगा? बिल्कुल जानना चाहेंगे, हम अकाउंटेंट हैं, यही तो हमारा काम है, हर चीज को कैलकुलेट करना। इट इज नेसेसरी टू असर्टेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इट इज नेसेसरी टू असर्टेन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो फॉर ओल्ड पार्टनर व्हेन द न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। बच्चों हमें न्यू पीएसआर ओल्ड क्या, हमें तो सबकी निकालनी है वैसे तो, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, ठीक है। न्यू पार्टनर आर एक्वायर्ड, जो नया पार्टनर होता है उसे एक्वायर्ड मतलब मिलता है, उसे उसका शेयर मिलता है, कहां से मिलता है? ओल्ड पार्टनर से, विच रिड्यूस ओल्ड पार्टनर शेयर इन द प्रॉफिट। जो नया पार्टनर होता है उसे प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है, लेकिन कहां से मिलती है? पुराने पार्टनर अपने शेयर में से थोड़ा बहुत सैक्रिफाइस कर देते हैं। जो पुराने पार्टनर होते हैं वो अपने हिस्से में से थोड़ा थोड़ा सैक्रिफाइस कर देते हैं, तब जाकर नए पार्टनर को प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलती है। तो ये भी स्टेटमेंट ठीक है बच्चों, देखा जाए तो दोनों स्टेटमेंट ठीक है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, both assertion and reason are true and the reason is correct explanation of assertion। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4, assertion the balance of the memorandum revaluation account। अब ये होता क्या है memorandum revaluation account? जब बात की जाती है memorandum revaluation account की तो उसके लिए एक चीज समझ लीजिए, जब रिवैल्यूएशन का टॉपिक आपके सामने आता है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। या तो आप बैलेंस शीट के अंदर अपनी असेट्स लायबिलिटी को चेंज करना चाहोगे या नहीं करना चाहोगे। ध्यान से देखिएगा भाई, जब भी रिवैल्यूएशन का टॉपिक आता है तो दो तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी, पार्टनर्स want to record revised value in बैलेंस शीट। और बच्चों ज़्यादातर नॉर्मल से नॉर्मल केस में यही होता है, जब तक क्वेश्चन आपको कुछ स्पेशली मेंशन ना करे तो हम हमेशा यही मानकर चलते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस ऐसे भी बन सकते हैं जिसमें पार्टनर्स does not want to record revised value in बैलेंस शीट। ऐसा भी हो सकता है, और ऐसे में हमें पता है क्या करना होता है? ऐसे में हमें बनाना होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पे बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इस वाली सिचुएशन में बनता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, और यहां बनता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर आपसे कहा जा रहा है कि हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, क्वेश्चन कहता है जी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसका मतलब क्वेश्चन आपको बोलना चाहता है कि हमें बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू चाहिए। और अगर क्वेश्चन आपसे कह रहा है जी हमें तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, इसका मतलब क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है? हमें बैलेंस शीट में रिवाइज वैल्यू नहीं चाहिए, जैसी बैलेंस शीट में वैल्यू पड़ी है पड़ी रहने दो, चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप समझिए, यहां पर दो पार्ट में काम करना होता है, यहां पे दो स्टेप होते हैं। तो कैलकुलेट रीवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस, तो कैलकुलेट करिए रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस और उसे पार्टनर में बांट दीजिए ओल्ड पीएसआर में। फिर दोबारा कैलकुलेट करिए प्रॉफिट लॉस और फिर उसे बांट दीजिए न्यू पीएसआर में। यहां पे दो बार काम करना होगा,
अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आपको, जब हम आपके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करवाएंगे। अभी तो बच्चों हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहे हैं, आपके लिए सेपरेट वीडियो सेपरेट पैकेज तैयार हो रहा है जिसके अंदर आपको एक एक क्वेश्चन एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो आई होप आप सब वो वीडियो भी देखें। ठीक है जी। तो फिलहाल यहाँ पे आपके नोट्स सारे तैयार हो रहे हैं। जब वो पार्टनर अपनी बैलेंस शीट के अंदर वैल्यू को रिवाइज नहीं करना चाहते तो ऐसे में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है और इसमें 2 स्टेप में बनता है। तो आपको पहले प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करना है और इस प्रॉफिट लॉस को आपको ओल्ड पार्टनर में बांटना है। ओल्ड पीएसआर मतलब ओल्ड पार्टनर में बांटना है, ओल्ड पीएसआर में। आपको यही प्रॉफिट दोबारा कैलकुलेट करना है जो कि सेम अमाउंट आएगा। मतलब लिखने का सेंस ये है कि इसी प्रॉफिट को या लॉस को फिर दोबारा बांटो, लेकिन कैसे? न्यू पीएसआर में। ठीक है जी। लेकिन यहां पे क्या करना है, यहां पर आपको कैलकुलेट करना है। यहां पे एक ही स्टेप है, कैलकुलेट प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस, और इस प्रॉफिट लॉस का क्या करना है, हमें ओल्ड पीएसआर में बांट देना है बस। या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा, और उस प्रॉफिट या लॉस को हमें ओल्ड पीएसआर में बांटना है, काम खत्म। लेकिन यहां पे 2 स्टेप में काम होगा। एक बार देख लो आराम से, तसल्ली से अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा नोट्स। वीडियो को पॉज करिए, नोट्स अपनी कॉपी में उतारिए। नोट्स उतारना बहुत ज़रूरी है बच्चों। बिना नोट्स के काम करोगे तो अभी तो याद रहेगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद भूल जाओगे। उतारने से क्या होता है, याद हो जाता है। द बैलेंस ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि सेकंड, देखो क्या लिखा है, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट का मतलब इसकी बात कर रहा है, सेकंड स्टेप की। इज ट्रांसफर टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बच्चों फर्स्ट पार्ट में जो प्रॉफिट लॉस निकलेगा वो ओल्ड पीएसआर में जाता है, लेकिन सेकंड पार्ट वाला न्यू पीएसआर में जाता है। तो यहां पे इसने न्यू पीएसआर लिखी होती तब तो मैं सही कर देता, लेकिन इसने ओल्ड पीएसआर लिख दी, इसलिए ये हो गया गलत, असर्शन गलत। समटाइम पार्टनर डिसाइड टू शो द असेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ द न्यू फर्म एट द एग्जिस्टिंग वैल्यू। कभी कभी ऐसा होता है, पार्टनर क्या चाहते हैं, समटाइम पार्टनर ने डिसाइड करा शो असेट्स एंड लायबिलिटी, कि भाई हम अपनी असेट्स और लायबिलिटी को दिखाएंगे एग्जिस्टिंग वैल्यू, मतलब जो वैल्यू उस वक्त लिखी है उसी वैल्यू पर दिखाएंगे, हम उसे चेंज नहीं करेंगे। बच्चों पार्टनर 2 तरह की चीजें चाह सकते हैं, या तो वो ये डिसीजन ले सकते हैं या वो ये डिसीजन। ये वाला डिसीजन क्या है, पार्टनर डिसाइड टू चेंज द एग्जिस्टिंग वैल्यू, पार्टनर डिसाइड टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू, पार्टनर डिसाइड नॉट टू चेंज एग्जिस्टिंग वैल्यू, पार्टनर डिसाइड नॉट टू रिकॉर्ड रिवाइज वैल्यू। अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं, अलग अलग तरीके से बता रहे हैं, लेकिन है बात ही की। तो ये रीजन वाली स्टेटमेंट तो ठीक है, कभी कभी पार्टनर ऐसा चाह सकते हैं कि हम अपनी वैल्यू को रिवाइज ना करें, तो ठीक है मत करो। और ऐसे में हमें 2 स्टेप में काम करना होता है। पहले प्रॉफिट निकालो, ओल्ड पीएसआर बांटो, फिर वही प्रॉफिट या लॉस दोबारा कैलकुलेट करो और न्यू पीएसआर बांटो। सब कुछ सही था, असर्शन भी ठीक हो सकता था, रीजन तो ठीक है ही, असर्शन भी ठीक हो सकता था, बस यहाँ पे न्यू पीएसआर होता तो बस गड़बड़ यहाँ पे हो गई। तो असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू, तो आंसर होगा आपका सी। तो इस तरीके से आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपके असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।